नमस्कार। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नाम चंद्र विकास है। मैं आज आपके सामने जो वैश्विक परिस्थिति है उसका संज्ञान लेते हुए एक समाधान का दृष्टिकोण रखना चाहूँगा, जिससे कि आज जो हमारे सामने बहुत ही भयावह संकट अ, हमारे समक्ष है, चाहे वो क्लाइमेट इकोलॉजी संबंधित हो, चाहे वो पैलेस्टीन और यूक्रेन में चल रहे युद्ध, जिसमें विश्व की सभी महाशक्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और उसका कोई उसमें रुकावट की स्थिति नहीं दिख रही, बल्कि वो तेजी से एस्केलेशन की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह से जो पिछले कई सालों में जो कोविड पैंडेमिक के नाम पे जिस तरह से एक वायरस का डर बिठाया गया और फिर उस वायरस को भगाने के लिए वैक्सीन लाया गया, जो कि बहुत जल्दबाजी में लाया गया एक बायो वेपन था, जिसका असली मकसद दुनिया की आबादी को कम करना था थ्रू डीपॉपुलेशन जेनोसाइड। तो इस सब स्थिति के पीछे जो असली चुनौती मानव समाज के सामने खड़ा है, मैं उस जड़ तक आपको ले जाना चाहूंगा और वहां से फिर समाधान अपने आप स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो सबसे जो जड़ में मानव जाति की जो समस्या है वो ये है कि जो अ, मानव जाति की जो फर्टिलिटी रेट है, यानी जो प्रजनन दर है, वो करीब 4 to 5 है। और जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, यानी कि कितने बच्चे हर दंपति के हो, तो जनसंख्या उतनी की उतनी ही बनी रहेगी। तो ये जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 है। तो सामान्यतः ये होता है कि किसी भी प्रजाति में, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई भी जानवर हो, पंछी हो, उसमें जो प्रजनन दर होता है और जो रिप्लेसमेंट दर होता है, उसमें उसके फासले को प्राकृतिक तरीके से पूरा किया जाता है। तो आप देखते हैं कि जंगल में जैसे प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप होते हैं, नेचुरल डेथ्स होते हैं, इस तरह से जो स्थिति बनती है। लेकिन मानव चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक जो रीति रिवाज है, उनकी भी एक अच्छी भूमिका होती है। तो समस्या यहाँ से शुरू होती है कि मानव समाज भी अपने स्वाभाविक तौर पे, अपने स्वदेशी तौर तरीकों से प्रकृति के साथ समरसता बनाए हुए लंबे समय से, यानी हजारों वर्ष से इस धरती पे जी रहा है। लेकिन आज से करीब 500 साल से पहले जब यूरोप से उपनिवेशवाद का की एक बीमारी उपजती है, और वहां पे लोभ लालच और अनेक तरह के विकारों से एक जिसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी भाव है। ये विचार होता है कि हम जो दुनिया भर की जो स्वदेशी या मूल निवासी संस्कृतियां हैं, उनको नष्ट करके हम वहां पे अपने संस्कृति को थोपेंगे और हम उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे और हम उनको अपना गुलाम बना लेंगे। तो ये जो सोच है, ये पहले तो बहुत ही दरिंदगी का रूप लेती है, बहुत ही उसमें मार काट खून खराबा होता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले
डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी जो एक एडिक्ट इशू होता है ईसा मसीह के देहांत के पश्चात, कई वर्षों पश्चात, जो ईसाइयत को का एक व्यापारीकरण की एक प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसके अंतर्गत कुछ लोभी लालची दरिंदे ये मौका तलाशते हैं कि मत मजहब के नाम पर वो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। और इसमें एक रेशियल सुपेरियरिटी का भी है, जो एक वाइट मैंस बर्डन की बात की जाती है। तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी इशू होता है, जिससे ये कहा जाता है कि जो ईसाई हैं वो दुनिया में कहीं पे भी जो भी जमीन को पे कब्जा करना चाहे तो वहां के मूल निवासियों को वो जानवरों की तरह मार सकते हैं, और वहां की जमीन को जो कब्जा करेंगे वो उनकी डिस्कवरी होगी। यानी कि उनको ये अधिकार दे दिया जाता है कि पहले से जो भी वहां पे सभ्यताएं संस्कृतियां रह रही हों उनको वो बिल्कुल नकार सकें, और उनको बिल्कुल निशंसता से उनकी हत्या करके। और यही प्रकरण लगभग 1600 ईस्वी से लेकर 1675 तक, जिसको बर्नार्ड बेलिन ने अपनी पुस्तक द बार्बरस ईयर्स, द पीपलिंग ऑफ अमेरिका, इस पुस्तक में उद्धृत किया है। तो यहाँ से जो क्रम शुरू होता है, उसके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अब इस दरिंदगी को छिपाने के लिए एक रिनाइसों का पूरा एक विचार आता है कि एक यूरोपियन एनलाइटेनमेंट का एक लिपापोती उस पर अमला जामा पहनाया जाता है। उसमें कला संस्कृति में कुछ विकास भी होते हैं, कुछ नए प्रयोग भी होते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य मकसद है वो इस दरिंदगी को छिपाना है। इसके साथ साथ अमेरिका जो नाम है वो नाम ही इटालियन जो कॉन्क्विस्टेडर रहता है अमेरिगो वेसुपुक्की, उसके नाम से अमेरिका उस महाद्वीप का, जो कछुआ महाद्वीप टर्टल आइलैंड्स कहलाता था, जहाँ पे करीब 6 से 7 करोड़ मूल निवासियों की हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि हमने अमेरिका जो राष्ट्र राज्य है उसकी स्थापना की जाती है, और बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत आदर्श और मूल्यों की बात की जाती है, जो कि आगे चल के एकदम से खोखले साबित होते हैं। जो आज हम अमेरिका का जो बिल्कुल जो दुर्दांत व्यवहार है, जो वो एक विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी बना हुआ है, वो कई दुनिया के राष्ट्रों में वहाँ के जो राज्य प्रतिनिधि होते हैं उनकी हत्या करवा देता है। वो पूरी निरंकुशता से लोकतांत्रिक तरीके से भी जो सरकारें बनती है उनका दमन करके एक बिल्कुल खौफ, आतंक और एक भयावह स्थिति दुनिया में कई वर्षों से जो जिसका हम बिल्कुल प्रचंड रूप देख रहे हैं, जो हमने पैलेस्टीन में देखा, और उससे पहले कई दशकों से ये प्रकरण चलता आ रहा है। तो इसके पीछे एक जो लीपापोती है वो करीब द्वितीय विश्व युद्ध के समय से शुरू होती है। उसके ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि होता ये है कि जब 2 विश्व युद्ध यूरोप में हो जाते हैं और जो वहां पे आपसी मारकाट मचती है, उससे भयभीत होकर और उससे बिल्कुल एक जो डिस्गस्ट की स्थिति बनती है, एकदम से उसके प्रति एक एक द्वेष लोगों के मन में घृणा पैदा होता है। तो उस घृणा से प्रेरित एक संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा की जाती है, और ये कहा जाता है कि एक नए विकास के तौर पे अब जो उपनिवेशवादी शक्तियां थी, जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थे, वो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री घोषित कर लेते हैं, और जो मूल निवासी संस्कृतियां थी जिनका ऑलरेडी बहुत ही शोषण दमन होता रहा है, उनको अब डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड घोषित कर दिया जाता है। और एक नया दुनिया में अमेरिकन ड्रीम
का एक प्रपंच चलता है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि अब जो भी अमेरिका के का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको एक डेवलप्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मानकर जो दुनिया के लोगों को गरीब और लाचार और पिछड़ा घोषित करते हुए, डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड घोषित करते हुए ये कहा जाता है कि अब युद्ध नहीं होगा, अब अकाल नहीं होगा, वॉर, फेमिन, पेस्टिलेंस और डिजीज जो प्राकृतिक रूप से होते थे, जिससे कि मानव जाति की जो प्रजनन दर है और उसकी जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, उसके बीच जो फासला है उसको कम किया जाता था, उसको अब कृत्रिम रूप से किया जाएगा। यानी कि स्टरलाइजेशन का एक डिसेप्टिव एक साझा कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के स्तर पे निश्चित हो जाता है, जिसमें सभी राष्ट्र राज्य जो उसके सदस्य हैं उनको सम्मिलित कर लिया जाता है। लेकिन आगे चल के इसमें कई संकट, कई रुकावटें आती हैं। एक तो कि स्टरलाइजेशन के तौर पे एल्यूमिनियम का प्रयोग बढ़ता है, प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता है, इसके साथ साथ केमिकल्स कई तरह के स्प्रे किए जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बहुत बढ़ता है। उसके साथ साथ जो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, उसके माध्यम से, और अभी हम देख रहे हैं कि जो इंसेक्ट्स मिल्क और कई तरह के ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कि पहले जो निवेशवाद का दौर रहा है उसमें आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे, इसके ऊपर जो टेक्सटाइल मिल्स का कैसे कंट्रोल हो, तो वो कैसे सस्ता कपड़ा आपको दें और आपकी जो पारंपरिक कुटीर उद्योग है, उनको बुनकरी है, उसको कैसे नष्ट कर दें, उसकी पूरी पारिस्थितिकी को कैसे नष्ट कर दें। तो कपड़ा आपसे छीन लिया गया। इसी तरह से किस तरह के मकान में आप रहेंगे, तो जो पारंपरिक स्थानीय सामग्री होती थी, वो उसकी जो पूरी पारिस्थितिकी थी, उसका जो पूरा इकोसिस्टम था, वो आपसे छीन लिया गया। तो आपसे के ऊपर से छत छीन ली गई ताकि आप जो कारखाने में तैयार किया गया सीमेंट और कंक्रीट और कांच और जो लकड़ी, जो छड़े हैं, लोहे की सरिया है, उसको उसका इस्तेमाल के लिए आप बाध्य हो जाए। और अंततः आपका जो प्राकृतिक खाद्य का जो पूरा सप्लाई चेन है, जो पूरा पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, उसको अभी छीनने का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपकी न्याय व्यवस्था, तो हर तरह से कला संस्कृति, आपके मनोरंजन, आपके खेल कूद की जो पारंपरिक मूल निवासी संस्कृतियों में जो स्वदेशी व्यवस्थाएं थी, उनको छीनकर, और इसके साथ साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को पोषित करने वाले जो भारतीय और मूल निवासी समाज की जो वैश्विक परंपराएं रही हैं, उसको भी बिल्कुल से तहस नहस करके फिर से मानव जाति को गुलाम बनाने और उनको फिर से परतंत्र बनाने की पूरी एक प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसका अब इतना खुलासा हो चुका है, और कहीं ना कहीं इस समस्या के बीच ही समाधान का पक्ष भी मजबूत होता गया, क्योंकि उनको मानव जाति को परतंत्र बनाने के लिए जिस तरह से फिनेंशियल कंट्रोल्स लाने थे, जिस तरह से फिएट मनी का पूरा कंट्रोल लाना था, उसको डिजिटाइज करना था, इसी तरह से इंफॉर्मेशन की पूरी जो सिमेट्री क्रिएट करनी उनकी एक बाध्यता थी। तो उसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अब नए जो अवसर उत्पन्न हुए, उसी से कैसे नया समाधान निकलता है, इसके बारे में अब मैं आपको एक सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहता हूं कि जो हमारी योजना, जिसके लिए राजीव भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आप सबके सामने मैं वो समाधान का दृष्टिकोण रख सकूं। तो ये समाधान है
गाइया अर्थ संसद, यानी कि हम सब ये मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल विफल हो चुका है, बल्कि अगर उसको शुरू से ही देखें, जब से उसकी स्थापना होती है तभी से उसके जो फैटल फ्लॉज हैं बस वो अभी पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं। उस समय दो विश्व युद्ध के आतंक के साए से निकलकर वो कुछ बदलाव करने के दावे करता है, जिसमें कि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन है, जिसमें कि वार और जेनोसाइड को रोकने की बात की गई है, जिसमें कि मानव जाति को विकास के नए दौर में कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारने की बात की जाती है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी को कम करने की बात की जाती है, लॉन्जिविटी बढ़ाने की बात की जाती है, और इस तरह से एक नए तरह का उत्कर्ष का एक जो दावा किया जाता है, वो सभी दावे अब पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। और इसके साथ एक नई जमीन तैयार हुई है, जिसमें कि हम एक नई विश्व व्यवस्था का सृजन कर सकते हैं। तो उसी नई व्यवस्था, विश्व व्यवस्था के दर्शन के रूप में गाइया अर्थ संसद ये प्रस्ताव कर रहा है कि जो वर्ल्ड की सिविक सोसाइटी है, तो सबसे पहले हमें ये अंतर भी समझना आवश्यक है कि सिविक सोसाइटी और सिविल सोसाइटी में अंतर होता है। जो इसमें सूक्ष्म अंतर ये है कि सिविल सोसाइटी आपके राष्ट्र राज्य के अधीन होती है, यानी कि उस देश के जो भी संविधान है, वहां की जो न्यायिक प्रक्रिया है, उससे बाध्य होती है सिविल सोसाइटी। लेकिन जब हम सिविक सोसाइटी की बात करते हैं, तो वो मानव जाति का जो विश्व समाज है, उसको सिविक सोसाइटी कहा जाता है। तो उस विश्व समाज को ये अधिकार है कि आज की आपातकालीन स्थिति में वो एक नए विश्व सरकार का गठन कर सकता है, और उसकी घोषणा करने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, जो कि 25 जून 1983 को जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और चूंकि भारत ही इस नई व्यवस्था का जो मेजबान है, तो हमने वो दिन चुना, क्योंकि वो भी एक ऐतिहासिक दौर था जब ब्रिटेन में लॉर्ड्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई चुनौतियों और कई जो उनके ऊपर आक्षेप लगाए गए थे कि वो लीग ने स्टेज से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कप जीतना तो दूर की बात कही जाती थी। यहाँ तक कि एक जो विजडन के उस समय संपादक थे और क्रिकेट कमेंटेटर थे, डेविड फ्रिथ, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर भारत विश्व लीग स्टेज से आगे बढ़ जाता है तो वो ही विल ईट हिज वर्ड्स। और सच सही में ऐसा हुआ कि जब 25 जून 1983 को भारत ने ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो उसके बाद जो उसके मैनेजर थे पीआर मान सिंह, उन्होंने डेविड फ्रिथ को ये याद दिलाया, और उसके एक महीने बाद 23 जुलाई को डेविड फ्रिथ की पूरी तस्वीर आई, जिसमें वो बियर और एल के साथ और कुछ चॉकलेट के साथ वो कागज का वो भाग खा रहे, जहाँ पे वो छपा था कि भारत अगर विश्व कप के लीग स्टेज से आगे जाता है तो ही विल ईट हिज वर्ड्स। तो जो एक भारत में उस समय एक उत्कर्ष का माहौल बना था, एक उल्लास और एक नई उमंग के साथ, तो आज उसके करीब 40 वर्षों के बाद आज मैं देख रहा हूं कि जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विश्व बंधु भारत की बात करते हैं, और जो भारत ने विश्व स्तर पे अपनी एक पहचान बनाई है, जिसके नींव आज से दशकों पहले जो नॉन अलाइन मूवमेंट के तौर पे रखी गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव तरीके जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उसी कार्य को वर्तमान प्रधानमंत्री जो जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया, उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो वैश्विक स्तर पे तो बहुत कुछ अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उसको
हम कैसे और ज्यादा एक ठोस रूप दे सकते हैं, जिससे कि जो भयावह संकट बना हुआ है उसमें बहुत एक फासला नहीं रह जाए कि हम दावे तो करते रहें कि हम विश्व बंधु भारत हैं और हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है जमीन पर कि हम बहुत गहरे पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं। जिस तरह से 45 से 50 डिग्री की गर्मी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में और विश्व के अनेक क्षेत्रों में देखने को मिला है, वो हमारे ही द्वारा किए गए प्रदूषण का परिणाम है, जो हमने फॉसिल फ्यूल पे बहुत अधिक अपनी निर्भरता बना दी है। इसी के साथ साथ भारत के अंदर देखें तो हम बहुत ही भयावह जल संकट से जूझ रहे हैं। जो हमारा वाटर टेबल है, जो वाटर एक्विफर्स है, वो तेजी से खत्म हो रहे हैं और उसका कोई हमारे पास अभी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से भी बहुत बड़ा खाद्य संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी और जल संकट की वजह से खाद्यान्न में बहुत भारी कमी की अभी का एक संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ साथ बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था का बहुत तेजी से गिरावट, उसके स्तर में गिरावट आना, इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवा में बहुत तेजी से गिरावट आना। तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी दूरी, बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। एक तरफ भारत विश्व पटल पे बहुत बड़े दावा कर रहा है और विश्व उसको मानने को भी तैयार है, लेकिन दूसरी ओर हमारे पैर के नीचे से जमीन बिल्कुल खिसकती जा रही है और हम उसके लिए बिल्कुल ही जो एक निष्ठा से, दृढ़ संकल्प से हमें उस पे उसको उस पे कार्य करना चाहिए, उसमें हम भारी चूक कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हम चुनाव परिणामों के बाद देख रहे हैं कि सारा जो संवाद है वो सिर्फ कौन सरकार बना रहा है, कौन मंत्री बन रहा है, उसके ऊपर केंद्रित हो गया है। असली मुद्दों का के समाधान के प्रति क्या दृष्टि पत्र है, क्या आगे कार्य पद्धति होगी, क्या उसके ऊपर माइलस्टोन्स, टारगेट्स क्या तय किए जाएं, उसके ऊपर दूर दूर तक चर्चा नहीं हो रही है। कैसे जो वैश्विक शक्तियां हैं, जो ओनर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ ग्लोबल फिनेंशियलाइज्ड कैपिटल, जो मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो परिवार हैं, जो कि विश्व व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जो राष्ट्र राज्यों के ऊपर भी भारी पड़ते हैं, तो कैसे हम एक नई विश्व व्यवस्था को का सृजन कर सकते हैं। तो उसका जो मैंने एक आर्किटेक्चर रखा है कि पूरे विश्व की आबादी जो लगभग 800 करोड़ की है, तो उसको 80 प्रांतों में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें कि हर प्रांत की आबादी लगभग 10 करोड़ की होगी। तो इस अनुसार हम देखते हैं कि भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ की है, तो यहाँ अब 14 प्रांत हो जाते हैं। इससे जो हमारी जो आंतरिक जो पार्टियों, राजनीतिक दलों के बीच जो कशमकश है, जो उनके ऊपर जो वो एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं, अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती हैं, उससे जो एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल कंपटीशन है, उसको अंत करते हुए हम एक राष्ट्रीय सरकार, सर्वदलीय राष्ट्रीय सरकार का गठन कर सकते हैं, जिसमें कि सभी सांसद एक सक्षम और कुशल नेतृत्व का चयन करें, जो हमारे संविधान के अनुसार आवश्यक नहीं है कि वर्तमान किसी सांसद या किसी राजनीतिक दल का ही प्रतिनिधि हो। ये कोई भी नागरिक हो सकता है जो इन कसौटी पे खड़ा उतरता है। इसके साथ साथ जब हम विश्व व्यवस्था की बात करते हैं, तो जब 14 प्रांत भारत में होंगे, तो जो क्षेत्रीय हमारे नेता, जिन्होंने बहुत अच्छा जनमत का जिनको बिल्कुल समर्थन मिला है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे वो हमारे गुजरात के भूपेंद्र पटेल हो, तो हम देखते हैं कि इन सभी में, चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, तो हम देखते हैं कि इन सभी जो क्षेत्रीय जो 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 हमारे नेतृत्व है, जिनको जन समर्थन मिला है,
उनको अब प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। और इसी के साथ साथ विश्व भर में 80 प्रधानमंत्री होंगे। और चूंकि भारत एक इस व्यवस्था का मेजबानी कर रहा है, तो दिल्ली विश्व की राजधानी होगी। और एक समग्र समावेशी व्यवस्था में दिल्ली के साथ साथ 20 राजधानी होंगी, जहां पे कि जो इस नई विश्व व्यवस्था, जो ये विश्व सरकार बनेगी, उसकी जो महासभा होगी, उसकी मीटिंग हर 6 माह पे इन 20 जो राजधानी क्षेत्र होंगे वहां पे आयोजित की जाएगी। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो दिल्ली चूंकि इसका जो ग्लोबल सेक्रेटेरिएट है, उसकी शुरुआती मेजबानी दिल्ली करेगा। तो जो यहाँ का जो नेतृत्व है, जो राजनीतिक जो वर्ग है, उसको भी ये अवसर मिलता है कि वो अपनी पूरी तत्परता से और पूरी निष्ठा से विश्व के सामने अपनी अपने दर्शन, अपने कौशल, अपनी सक्षमता से एक नया प्रतिमान, नया आदर्श स्थापित करे, जिससे कि जो हमारा विश्व बंधु भारत का जो हमारा एक विचार है, वो बिल्कुल वो पोषित हो और वो पुष्ट हो। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि न सिर्फ हम अपनी आंतरिक जो चुनौतियां हैं, जो कलह क्लेश है, जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसको के ऊपर हम विजय पा सकते हैं, बल्कि जो डिस्ट्रक्टिव ग्लोबल कंपटीशन है, जो अब अगर दुनिया भर में सभी राष्ट्र राज्य जिनमें महाशक्तियां हैं, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे चीन की बात हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, तो हम देखते हैं कि अब वो समान 10-10 करोड़ की आबादी के 80 प्रांत होने से अब उनकी सारी ऊर्जा अब पर्यावरण संकट से उबरने में लग जाएगी। अब हर प्रांत के साथ 50 जनपद होंगे, जिनकी आबादी लगभग 20 लाख की होगी। तो अब उन सबको ये टारगेट दिया जाएगा कि कैसे आप अपना जो कार्बन एमिशन है उसको कम कर सकते हैं, और कैसे आप कार्बन सिंक बन सकते हैं, ताकि जो एक्सेस कार्बन है, जो हमारे यहाँ जो टारगेट था कि 360 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन ग्रीन हाउस गैस ही होना चाहिए इक्विवेलेंट, लेकिन आज 426 से भी अधिक हो चुका है। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था कि 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नहीं बढ़ना चाहिए, जो ऑलरेडी मई के महीने में ये हम इसको लांघ चुके। तो अब 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हमने फॉसिल फ्यूल फेज आउट का जो अभी कॉप होने वाला है अजरबैजान में, और उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये पूरा संकल्प रखा है कि हम लोग इस बार कोई ना कोई समाधान निकाल पाएंगे। तो भारत इसके लिए अभी जून से लेकर नवंबर तक जो करीब 5 महीने का समय है, तो यदि हम 25 जून तक विश्व सरकार की घोषणा कर लेते हैं, तो हमें पूरा समय मिल जाएगा कि विश्व भर में एक नए संवाद के साथ, और जो लोगों का इनसिक्योरिटी है, जो उनकी जो असुरक्षा है का भाव है, जो भय है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे भूभाग में रहते हैं जहां उनको तेल से या कोयला से या गैस से कृत्रिम रूप से घरों को ठंडा या गर्म करना पड़ता है। तो हम यदि जिस तरह से हर प्रजाति का एक हैबिटेट जोन होता है, एक टेरेन होता है, तो उसी तरह से जो टेम्परेट टू ट्रॉपिकल, जो मानव जाति का जो प्राकृतिक रूप से जो उसका हैबिटेट है, उसका रिहायशी इलाका है, वहां पर हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को समावेश कर सकते हैं, ताकि जो कुछ मूल निवासी जो यदि आर्कटिक और जो ठंडे प्रदेशों में रहना भी चाहे, तो वहां पे वो अपने मूल निवासी परंपरा के हिसाब से, जैसे प्राकृतिक तरीके से रहते हैं, वैसी जीवन शैली को हमें अपनाना होगा। तो दो विकल्पों के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा मानव जाति का वर्ग उन क्षेत्रों में अभी उस तरह से मूल निवासी परंपरा, मूल निवासी जीवन शैली में रहने को तैयार नहीं है, तो ये चुनौती को हमें ध्यान में रखते हुए
उनके लिए कैसे वो हम एकोमोडेट कर सकते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्षेत्र में रहने वाले जो समाज है। तो इस तरह से समग्रता से पूरी समष्टि व्यष्टि के आधार पे ये समाधान निकल आता है। तो आज मैं बस इसी प्रस्तावना के साथ कि आप सब इस बात के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए कि हम अपने क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से और सोशल मीडिया पे अलग अलग कैंपेन के माध्यम से हम विश्व सरकार के लिए जो हमारी राष्ट्र राज्य की वर्तमान सरकारें हैं, जो संप्रभुता है, वो जो जो बिल्कुल ही अब निष्क्रिय हो चुकी है, यानी कि वो बिल्कुल ही नकारात्मक और विध्वंस क्या ही की सिर्फ ऊर्जा उसमें रह गया है। जो सृजनात्मक ऊर्जा है, जो आवश्यक है मानव जाति के अस्तित्व के संकट को उबारने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम धरती को एक ऐसे परिवेश में छोड़ के जाएं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें इस बात के लिए ना कोसें कि हमने उनके जीवन के जो अधिकार है उसको छीन लिया, और इसके लिए जो हम मानते हैं कि इस जीवन मरण के चक्र से हमें मोक्ष प्राप्ति की जो हमारी जो स्वाभाविक हमारी प्रगति है वो बाधित ना हो, तो हमें बिल्कुल एक दृढ़ संकल्प के साथ नई विश्व व्यवस्था का स्वागत करना चाहिए और पूरे समर्थन और पूरे तैयारी के साथ हमें इसके लिए इसको क्रियान्वित करने की ओर बढ़ना चाहिए। आने वाले समय में इस दिशा में आप सब अपने क्षेत्र में जल संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं, अपनी जीवन शैली को मूलचूल परिवर्तन लाएं, योग आसन प्राणायाम अष्टांग यम नियम का पालन करके आप न तो एयर कंडीशनर पे निर्भर रहें, न मोटर कार पे निर्भर रहें, अपने स्थानीय परिपूर्णता को सुदृढ़ करें और चक्रीय व्यवस्था को स्थापित करें। तो इसी संदेश के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।